और मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में इस समय दुनिया के सबसे घातक एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा करने के लिए। हाल ही में हुआ यह है कि चीन और रूस के द्वारा इन दिनों, देखिए ये दुनिया में पावर की लड़ाई सब जगह चल रही है, सबको यह बताना है कि कौन आगे है। और ये आज से नहीं, दुनिया का मतलब सिद्धांत शायद ये है कि हम किसी से कितना आगे। और यही कारण है कि दुनिया की जो सबसे असल लड़ाई है, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ये नहीं है। दुनिया की केवल दो लड़ाई हैं विचारधाराओं की, और वो विचारधारा थी पूंजीवादी और साम्यवादी। यही विचारधारा अपन के जो कंटेम्परेरी, जो वर्तमान का इतिहास है ना, ये दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमने अभी तक रशिया और अमेरिका पढ़ा था। रशिया अमेरिका के बाद तीसरा एक नया साम्यवादी देश पैदा हुआ जिसका नाम चीन हुआ। चीन ने क्या किया है ना कि इन दिनों रूस के साथ मिलकर के दोनों ताकतें एक साथ होकर के अमेरिका को चेज कर रही हैं। अमेरिका का एक छोटा, मतलब ये समझ लीजिए कि सेकंड अमेरिका समझ लीजिए, वो जापान है। और जापान के अंदर होता क्या है कि अमेरिका का प्रेजेंट होना, क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने खुद ने, जब से उसके ऊपर बम गिराया तब से ले रखी है कि भाई तेरी रक्षा हम करेंगे। और उस रक्षा के नाम पर जब भी किसी को अमेरिका को तंग करना होता है, जापान के अंदर अमेरिका की जो सेना बैठी है ना, उसको तंग करने के लिए लोग गोला बारूद छेड़ देते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, आपको याद होगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास चल रहा है। औली जो उत्तराखंड है अपना, यहां पर अमेरिका की सेना आई हुई है, इंडिया के सैनिकों के साथ मिलकर के अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। उस पर चीन ने आपत्ति जताई कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने इस पर सेशन भी लिया है। अब क्या हो रहा है कि अभी तक जो नहीं हुआ वो सब होना अपने आप में सुर्खी बनता है। पहली बार इतिहास में दिसंबर 1 की खबर आप देख रहे हैं, और खबर में इतिहास क्या है कि चाइना और रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर्स, अभी तक क्या होता था, ठीक है भाई जिसके फाइटर जेट्स हैं वो करना है, अभ्यास कर लिया। न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो हैं वो इंडो पैसिफिक के ऊपर क्रॉस लैंडिंग करते हुए युद्ध अभ्यास किए हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि किसी भी देश के ऊपर से आपने अगर हवाई जहाज चला दिया तो अपने आप में बवाल है, उसके आसपास से न्यूक्लियर वेपन वाला हवाई जहाज चला दिया तो बड़ा बवाल है। तो अभी हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली रूस और चीन ने मिलकर, 1 दिसंबर की खबर देख रहे हैं आप, यूरेशियन टाइम की, इसमें क्या मेंशन किया गया है कि ये दोनों लोग मिलकर के न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाला अपना हवाई जहाज ट्रायल चला दिए। ठीक है, जापान और कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया और जापान, ये समझिए कि अमेरिका ने 2 घर बसा रखे हैं चीन के पड़ोस में। ये दोनों इसके रेस्पॉन्स में अपने अपने बॉम्बर निकाल के चला दिए। मतलब इनके यहाँ ऐसा होता है जैसे कि ना, किसी ने कहा कि हमारी गोली में कितनी ताकत है, बोले चल चला के दिखा। फिर वो दूसरा वाला कहता है कि आजा हम चैलेंज लेके हम चला के दिखाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की बराबरी करते हैं। ये ऐसा हुआ कि जापान ने चाइना और रशिया से कहा कि यदि तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ किया तो आप लोगों को भयंकर मतलब परिणाम भुगतना पड़ेगा। बोले क्या भुगतना पड़ेगा, तुम अमेरिका से शिकायत कर दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में कुछ ऐसा हुआ। देखिए ये जापान को आप मैप पर देख सकते हैं, ये दक्षिण कोरिया, ये चीन। इन्होंने क्या किया, इधर देखिए आप, 2 चाइनीज बॉम्बर जिसका नाम था H-6 बॉम्बर, ये यहां से उड़ता है और ये बिल्कुल साउथ कोरिया के पास से उड़ते हुए निकलता है। ऐसे ही इधर से देखिए, ये रूस है, ये रशियन बॉम्बर्स जो है ये उधर से उड़ते हुए चलने लगते हैं। ये देखिए रशियन बॉम्बर्स, इस तरफ से जाते हुए चाइनीज बॉम्बर्स, इस तरफ से उड़ते हुए चाइनीज बॉम्बर्स। उड़ कहां रहे हैं, जापान और साउथ कोरिया के पास। यानी देखने वाले को यह लगता है कि 3 तरफ से विमान उड़ के कहां आ रहे हैं, साउथ कोरिया पर हमला करने आ रहे हैं। ऐसी प्रेजेंटेशन आप यहां पर देख सकते हैं। आप इधर देखिए 4 रशियन Tu-95 बॉम्बर जो हैं वो उड़ करके इसके ऊपर से, और ये न्यूक्लियर कैपेबल, यानी कि न्यूक्लियर बम वाले बम, यानी कि ये गए और न्यूक्लियर बम गिरा दिए तो भी आप मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब, ये घटना मार्केट में चली रही थी। दुनिया में ये लोग अपने अपने हॉर्न बजा बजा करके दिखा रहे थे कि हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े, ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो कहता है कि भाई देखो, चीन के पास में 2035 तक 1500 न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएंगे। ये इनका पेंटागन बोलता है। वर्तमान में नॉर्थ कोरिया के पास 20, इजराइल के पास 90, भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165, ब्रिटेन के पास 225, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, अमेरिका के पास 5400 और रूस के पास 5900 फिर पर मतलब परमाणु बॉम्ब है। इनका कहना है आने वाले समय तक ये इतना परमाणु बॉम्ब बना लेंगे कि 1500 परमाणु बॉम्ब हो जाएंगे। ये सुर्खियां चली रही थी। अचानक अमेरिका की एंट्री होती है, सुर्खियां आपके सामने हैं। अमेरिका का रक्षा विभाग कहता है कि हमने दुनिया का पहला ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर बना लिया है जिसका नाम है B-21। देखिए अमेरिका ने दुनिया में जो भी बात काम पहली बार किया है ना, उसका तो धमाका भी बहुत बड़ा होता है। हमने ऐसा बॉम्बर बना लिया है, अमेरिका बोलता है, जिसके ऊपर
यदि वो किसी देश पर बॉम्ब चला के भी आ गया ना, तो उस देश को पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि ये तो कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, हो सकता है उल्कापिंड या ज्वालामुखी गिर गया हो, पता भी नहीं चलेगा उस देश को जिसके ऊपर इसने गोले चला दिए। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी कि क्या ये पलक झपकते ही चलता है? क्या पलक झपकते ही तो चलता है? ये तो सही है। दुनिया में अभी तक 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बना था। ये दुनिया का पहला 6ठी जनरेशन यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट है, हमारे राफेल से एक पीढ़ी आगे वाला। हमारा राफेल 4 और 5 के मध्य का है, ये 6ठी पीढ़ी का मतलब फाइटर जेट है। खासियत ये कि दुनिया का कोई भी देश इसे ट्रैक नहीं कर सकता कि ये कहां से उड़ा। बोले भाई ऐसा क्या कर दोगे इसमें? बस टेक्नोलॉजी ऐसी डाली है। इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है साहब? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, किसी भी देश की ताकत है बॉम्बर यानी फाइटर एयरक्राफ्ट, समझ में आता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक जो दूसरी ताकत है वो है उसको पकड़ के पता लगाने वाली कि हमारे ऊपर से फाइटर जेट उड़ा। मतलब समझना, फाइटर जेट उड़ा, ठीक बात है, आपके पास था तो उड़ा लिया, लेकिन मुझे पता चल गया कि आपका फाइटर जेट निकल रहा है, तब तो मैं भी मिसाइल चलाऊंगा और आपके फाइटर जेट को मारने की कोशिश करूंगा। पता कैसे चलता है? इसकी एक टेक्निक है, इस टेक्निक को कहते हैं रडार टेक्निक, RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक। सर इसमें क्या होता है? इसमें असल में क्या होता है, यूं समझिए कि एक जो अपने टीवी के ये लगे हुए हैं ना, छाजड़े डिश टीवी के, DTH के, उनसे बहुत बड़ी सारी रेडियो वेव्स बाहर निकलती हैं जो अंतरिक्ष में जाती हैं। रेडियो वेव्स अंतरिक्ष में जाते समय उनके साथ जो भी टकराता है वहां से टकराकर वो रेडियो वेव्स पुनः नीचे रिसीवर पर आकर के पहुंच जाती हैं। तो जैसे मान लो कि ये हमारा फाइटर जेट है, नीचे से यहां से उड़ करके रेडियो वेव्स जा रही हैं, वो इस फाइटर वेव से टकराई और टकरा करके वापस नीचे चली आई, यानी यूं उठी, इससे टकराई, नीचे चली आई। तो जो नीचे रिसीवर लगाया उसको पता चल गया कि ऊपर कोई ऐसा मटेरियल था जिसके ऊपर से रेडिएशन ऊपर नहीं जा पा रही। यदि रेडिएशन सारी ऊपर चली गई तब तो रडार को कुछ भी पता नहीं चलता कि हाँ भाई कुछ ऊपर से निकला भी है क्या। यानी टकरा करके जो सिग्नल वापस आते हैं ना, उससे, जैसे अपन होता है ना शीशे के ऊपर लाइट डालोगे तो लाइट टकरा के जो वापस आती है उससे पता चलता है कि सामने शीशा है। एग्जैक्टली ऐसे ही रेडियो वेव जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो ये उससे पता लगाते हैं। इस प्रक्रिया को रडार कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी अपने हवाई पानी के जहाजों में यूज की जाती है जिसको अपन सोनार कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसमें साउंड वेव्स भेजी जाती हैं। साउंड जो टकरा के वापस आती है उसको सुना जाता है। यदि टकरा के वापस आ रही है तो पता लग जाता है आगे कोई पत्थर है, आगे कोई जहाज है, कुछ भी है, और अगर टकरा के नहीं आई तो सेफ है मामला, ठीक है। इससे सामान्यतया दूर की चीजें पता लगाई जाती हैं। बहुत दिनों तक काम में आती गई ये चीज, सही है। इन्होंने क्या टेक्नोलॉजी अपनाई है, हालांकि बहुत सारे देश ये दावा करते हैं कि हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी है, इन्होंने टेक्नोलॉजी ये अपनाई है कि रेडियो वेव्स जो इसमें जाएगी, वो रेडियो वेव्स इस पूरी बॉडी के अंदर जो इस हवाई जहाज की है, जो B-21 की है, वो रेडियो वेव्स को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा? अवशोषित कर लेगा तो वो चीज पलट के नीचे नहीं आएगी। बोले उससे क्या होगा? जब चीज पलट के नीचे नहीं आई, वो उसके अंदर ही अवशोषित हो गई, तो आपके खुद सामने है कि क्या होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको पता ही नहीं चला कि कोई ऊपर से आया कि नहीं आया, क्योंकि जो चीज मैसेज लेकर आने वाली थी वो मैसेज आ ही नहीं रहा नीचे। इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है सामान्यतया। ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो ये अवशोषण का गुण है, इसकी वजह से असल में सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो उसको होता है जिसका फाइटर जेट था। ये मैंने एक साधारण तरीका बताया आपको, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा तरीका हो कि वो अपने पास आने से पहले ही उन रेडियो वेव्स को एक दूसरे से दूर भटका दे, या फिर इस तरह का काम कर दे कि रेडियो वेव्स डेविएट होकर साइड में निकल जाएं। कई तरीके स्टेल्थ में अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक सामान्य तरीका बताया कि कोई चीज लौट के वापस ना आए, वो चीज आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो गई। ओके, इसका फायदा किसको हुआ? जिसका एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट को फायदा क्या हुआ? दुश्मन को पता ही नहीं चला आप आए थे। अच्छा सर, और भी तो तरीके हो सकते हैं। रडार के अंदर कोई और ज्यादा पावर मिला करके भेज दे, रेडियो वेव्स की जगह कुछ और वेव्स भेज दे, उससे पता लगा दिया जाए, लेजर लाइट्स भेज दे, कुछ तो और तरीके अपना ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो सकता है सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर ले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर ये इतना तेज चलता है कि आप इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। बोले और
दूसरी इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि अभी तक जितने भी फाइटर जेट्स आप उड़ते हुए देखते हैं उन्हें हमेशा उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत होती है। दुनिया में इन दिनों एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बहस क्या कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल ज्यादा अच्छा है या पायलट ज्यादा अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। क्या चीज अच्छी है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी, जिसमें कि पायलट बैठता ही नहीं है, जो उड़ करके सीधे, जिनको आप ड्रोन कहते हैं, बिना नीचे से कोई चला रहा है, ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। सवाल बना कि फाइटर जेट्स क्या ड्रोन के जमाने में सरवाइव कर पाएंगे? बोले ड्रोन की क्या खासियत होती है? बोले पायलट को बैठना ही नहीं है। बोले अच्छा, तो पायलट को बैठना नहीं है, ड्रोन की यह खासियत है, तो क्यों ना हम एक सवाल कर लें यहां पे। बोले बताओ, क्या यह नहीं किया जा सकता कि ड्रोन की जब आप परिचर्चा कर रहे हो, इस फाइटर जेट को भी ऐसा ही ड्रोन बना दिया जाए जिसमें पायलट ना बैठता हो? अंदाजा लगाइए जनाब, इन्होंने ऐसा ही फाइटर जेट बनाया है। कैसा? जिसके अंदर पायलट नहीं बैठेगा। बोले मतलब ये ड्रोन, ये जो इनका 6th जनरेशन है B-21, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप पायलट को बिठाएं, ये बिना पायलट के भी एकदम रॉकेट हो जाएगा। मतलब ये यूएवी का गुण भी रखता है, तो ये यानी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला ड्रोन हो गया ये तो। आ गई बात समझ में? तीसरा, मान लो आपके मन में आ गई कि यार ये तो भाई साहब मारना ही है हमको, ऊपर सैटेलाइट से गोली मारने में देह तो फायर किए फिराऊं कि इसको मारना है, मेरे को पता चल गया, मैं गोली चलाया जा रहा हूं। ठीक है, चला दिए साहब। ऐसी स्थिति में आपकी जो भी इसने सूचनाएं एकत्रित की थी, ये सूचनाएं एकत्रित करके रियल टाइम में क्लाउड को भेज देगा। क्लाउड मतलब बादल नहीं, इंद्रदेव वाले। क्लाउड का मतलब जो इंटरनेट का डेटा सेव हो रहा है वहां भेज देगा। और तो और आप उन डेटा को कभी भी रिकवर कर सकते हैं, भले ये डिस्ट्रॉय हो जाए। यानी ब्लैक बॉक्स टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें डेटा को लेकर लगी है, पूरा डेटा को एकत्रित कर लेता है। और क्या हो सकता है? जैसे आपके मोबाइल के अंदर नए सॉफ्टवेयर आते हैं, तो जैसे आपके फोन में कोई भी अपडेट आता है, आप बदल देते हैं, तो तुरंत अपडेट की वजह से आपके मोबाइल के अंदर ओरिएंटेशन बदल जाता है, एप्लीकेशंस दाएं बाएं हो जाते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, कुछ शॉर्ट कीज ऐड हो जाती हैं। ऐसा ही इसमें है। इसमें फाइटर जेट के अंदर आप ऑनलाइन उसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट से मतलब आपको लगता है कि इसमें कुछ नई चीजें डालने की जरूरत है, आप सॉफ्टवेयर अपडेट मार दीजिए, जनरेशन अपडेट हो जाएगी। ये रियल में 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट है जिसको कि अनवील कर दिया गया। तो जहां चीन और रशिया धमकाने लगले हुए थे, इसने तो एंट्री मात्र से लोगों की हवा खराब कर दी। अब समय है आपको इसके दर्शन कराने का। बकायदा इन्होंने कैसे किया, क्या नाम रखा, B-21 रेडर। ये रेडर क्यों पड़ा, इसके पीछे की भी कहानी है, वो हम बताएंगे। जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम फिलहाल के लिए जान लीजिए, नॉर्थरॉप ग्रूमेंस नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अमेरिका के हजारों वैज्ञानिक, एक आंकड़ा बताता है लगभग 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक इस विमान को बनाने के लिए लंबे समय से लगे हुए थे। फाइनली उन्हें इसके अंदर कामयाबी मिली है। चीन, रूस, ये सब मिलकर इसको बनाने लग रहे हैं। चीन का दावा है कि 2026 तक वो भी ऐसा बना लेगा। होगा या नहीं ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए आप इसे देखें, ये है इसकी एंट्री। जब इसका स्वागत हो रहा है तो आप इसको निकलते हुए देख सकते हैं। जैसे कोई जबरदस्त एंट्री हो रही हो ना, फिल्मी अंदाज में इसकी एंट्री होती है। ये कंपनी के साइंटिस्ट हैं जो इसको लेकर के अपने साथ चले आ रहे हैं। बकायदा भव्य रूप से इसका स्वागत हो रहा है। अमेरिका के अंदर इसका स्वागत किया गया है कि हाँ भाई अब ये आ चुका है। बड़ा ही अजीबोगरीब प्रकार का डिजाइन है इसका। ऐसा लगता है जैसे एलियंस वो छतरी दिखाते नहीं है, एलियंस वाली छतरी। फाइटर जेट को तो देख के थोड़ी फीलिंग आती है। ये कुछ अजीबोगरीब प्रकार का, ये देखो आप, इसकी आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंकाल आ रहा हो, है ना। कुछ उस प्रकार की चीज इसके अंदर डेवलप की गई है। ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। साइज में कहा जा रहा है कि ये सबसे छोटा फाइटर जेट होगा B-21, और ये B-52 आगे की तरफ बनाए जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट होते हुए। डिपार्टमेंट, इनके रक्षा सेक्रेटरी यानी रक्षा जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो रक्षा मंत्री हैं समझ लीजिए, उनके द्वारा इसके बारे में बोला जा रहा है कि हमने ऐसी चीज बना ली है और ये अमेरिका के लिए मतलब गौरव का क्षण है। ठीक है,
इसका नाम रेडर कैसे पड़ा भाई? जब इसको रेडर बोला जा रहा है तो असल में अगर आप खो खो कभी देखे हैं, मतलब खेले हो, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे लोग तो खेल के मतलब बैठ के उठ ना पाए इसलिए नहीं खेले, है ना। तो उसमें एक व्यक्ति रेडर होता है, मतलब कि वो रेड देने के लिए जा रहा होता है कि हाँ भाई इसको धावा दे दिया, फिर वो आगे उठ के चला गया, कुछ और नाम भी से बोलते होंगे आप लोग। तो असल में क्या है, इसके पीछे जो रेडर नाम पड़ा वो इसकी सेकंड विश्व युद्ध की जो ऐतिहासिकता है उससे जुड़ा हुआ है। असल में क्या हुआ था, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। अमेरिका वाले बदला लेना चाहते, तो अमेरिकी एयरफोर्स का एक कर्नल था जिसका नाम था जिमी डूल टीटल। वो अपने 80 साथियों के साथ जापान से बदला लेने के लिए गया था। तो ऐसी स्थिति में वो जब गया था ना, तो डूल टीटल रेडर नाम दिया गया उसको कि वो रेड देने गया है ना। तब से ही इस नाम को रेडर नाम ले लिया गया, ठीक है। तो ये छठी जनरेशन का है। और बॉम्बर एयरक्राफ्ट को जो बात कहें तो ये दुनिया ने पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट देखा है जिसकी खासियत ये है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर हमला बोल के आ सकता है। बोले कहीं पर तो कोई सा भी चला जाए, तेल डलाओ और लेके चले जाओ, सिंपल है भाई। मैं ये कहूं, क्या राफेल जाकर के दक्षिण अफ्रीका में नहीं जा सकता क्या है? अमेरिका पर नहीं जा सकता, मना किया है किसी ने? मतलब ऐसा है क्या किसी और गोले पे चले जाएंगे? कहीं भी चला जाएगा। इसमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है? औरों की उड़ने की एक लिमिट है। जैसे राफेल की लिमिट है लगभग 3500 किलोमीटर, वो 1 गो में उड़ सकता है। इसके में ये लिमिट नहीं है, यानी कि ये यदि एक बार में उड़ना चाहे तो पूरी दुनिया के ऊपर चक्कर काट के आ सकता है। ये इसके बारे में बोला जा रहा है ना। बाकी अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल दुनिया के सामने बाहर नहीं आई है। दुनिया में कितनी कितनी जनरेशन के होते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि जनरेशंस जो है वो पहले समय के साथ नाम दिया जाता था। जैसे 1940 से 50 के बीच में अगर कोई फाइटर जेट बना तो उसे फर्स्ट जनरेशन कहा जाता था। फिर 50 से 60 के बीच में बना सेकंड जनरेशन, 60 से 70 के बीच थर्ड जनरेशन, 70 से 90 के बीच में फोर्थ जनरेशन, 90 के बाद से लेके अब तक जो बन रहे हैं उन्हें 4.5 फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है। और इसके अंदर जब 4.5 जनरेशन के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिला दी जाती है तो उसे फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है। हालांकि इसका कोई थंब रूल नहीं है कि कौन सी जनरेशन किसको कहा जाएगा, लेकिन यह माना जाता है कि ठीक है। जैसे राफेल को 4.5 और 6.5 के बीच की दूरी इसलिए देते हैं कि क्लियर नहीं है कि वो राफेल जो है ना वो मतलब अपने साथ स्टेल्थ रख पाता है कि नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद भी ये कहता है कि हमारे 10% विमान ऐसे हैं जिनमें स्टेल्थ लगा हुआ है। स्टेल्थ मतलब जो कि रडार से पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है सामने वाले ने अगर बढ़िया रडार लगा लिया तो तुम्हारा सब पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो फिलहाल इसको बनाने लग रहे हैं, जैसे चीन, जापान, रूस, यूके, फ्रांस इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो साहब इसकी जो जनरेशन है वो मैंने आपको बता दी, टेक्निक बता दी, पारंपरिक रूप से ये हथियार ले जाने में कामयाब है। इसके अंदर डिजिटल बॉम्बर टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी सब लगी है। ओपन आर्किटेक्ट है, यानी कि इसको कभी भी अपडेट किया जा सकता है और इसके अंदर कहीं पर भी कभी भी इससे आप हमला करवा सकते हैं। अब सवाल बनता है कि ये कितना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए अमेरिका दुनिया में सबका सिरमौर बने रहना चाहता है। तकनीकी के आधार पर वो कभी नहीं चाहता कि कोई उससे आगे निकले। जैसे अभी हुआ क्या था कि सुपरसोनिक जो मिसाइल्स है ना वो लगभग हर देश अपने पास रखता है। लड़ाई चल रही है हाइपरसोनिक किसके पास होगी। हाइपरसोनिक में चीन कह चुका है कि मेरे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, अमेरिका अभी भी पिछड़ा हुआ है। रशिया कहता है कि उसने भी अपनी जिरकॉन नामक जो मिसाइल है वो हाइपरसोनिक बनाई है। ऐसी स्थिति में दुनिया टेक्नोलॉजी में जो आगे है वही लीड लेकर आगे चला जाता है ना, क्योंकि उसको मार्केट में खरीदार मिलते हैं। देखिए एक सीधी सी बात ऐसे समझिए, टेक्नोलॉजी तुझको मुबारक, मेरे साथ क्या है। जैसे कई बार अपने साथ दोस्त नहीं होते हैं, आप किसी दोस्त के सामने बता रहे होते हैं कि देख मेरे इस फोन में ये फीचर है, इसमें इतना पिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर ये होता है, इसमें इतनी रैम है। दूसरा कह रहा है तो की बात भाई सही बात है, उसने सही कह दिया तो मैं क्या करूं, है तो है तेरे लिए यार, मेरे लिए क्या है। लेकिन जब कोई देश ये बोलता है कि मेरे पास ऐसा फाइटर जेट है और मेरे ही पास है, तो सब आप ये बोलते हैं ना तो वो ये कहता है कि बेटा बच के रहना। इसका मतलब ये है कि मैं खुद पे बम नहीं गिराऊंगा, मैं तेरे ऊपर गिराने आऊंगा, तू बच के रहना। इसका मतलब उल्टा होता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, ऐसे थोड़ी है सर आपके पास फाइटर जेट होता बम गिराए फिर रहे हैं, इंडिया ने कितने देशों पर गिरा दिए, बात सही है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप ये कहते हो कि हमारे पास तो है लेकिन तेरे पास नहीं हो तो हमसे ले ले, हमने बना लिया है। समझ गए? यानी आप मार्केट को बाजार समझते हो। तो बाजार समझने के लिए ही तो ये सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि माल बेच सकें। माल बेचने के लिए अमेरिका चाहता है कि जब इसका इतना वैल्यू बढ़ेगा तो ये औने पौने दामों में अपने विमान बेच करके पैसे कमा लेगा, ठीक है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर 10% इसके पास फिलहाल हैं, लेकिन कहा जा रहा है किसी ने यदि गलती से अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप कर ली तो इससे इसके सारी चीजें फेल हो जाएंगी। इसलिए इसने अपने B-21 रेडर का इनॉग्रेशन किया। चीन ने भी खुद इसके बारे में स्वीकार कर लिया है।
अमेरिका के अंदर नॉर्थरॉप ग्रूमन नामक कंपनी है जो इस बात को बना रही है और अगले साल 2023 में ये विमान उड़ने शुरू हो जाएंगे, ये माना जा रहा है। अब सवाल बन रहा है, ये नॉर्थरॉप ग्रूमन हम जनरली बोइंग के बारे में सुनते आए हैं, लॉकहीड मार्टिन के बारे में सुनते आए हैं, नॉर्थरॉप ग्रूमन क्या है? असल में इनके यहां पर जो दो बड़े फाइटर जेट हैं B1 और B2, ये नॉर्थरॉप ग्रूमन के बनाए हुए हैं। एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड काम करने के लिए जानी जाती है, बड़े लेवल के काम। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जब B-21 बन रहा था ना, तो बनते समय इसकी तस्वीरें और इसके फीचर्स क्या होंगे ये तक इस कंपनी ने रिवील नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि फिर रूस वाले और जापान, अमेरिका, चीन वाले ये कॉपी मार लेंगे, तो इन्होंने इस तरह का काम किया। हालांकि चीन कह रहा है कि मेरे पास भी NGAD नगार्ड राइवल हम जो है ना 6th जनरेशन का बना के रख लेंगे, 2026 तक बना लेंगे। रशिया भी कह रहा है कि मैं भी अपना सुखोई 57 पे काम कर रहा हूं, मैं भी 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लूंगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। 2025 तक $600 बिलियन खर्च करने की बात करता है रशिया, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी अपडेटेड चीज नहीं है। अमेरिका के पास B-1B, B-2A ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वर्तमान में उपस्थित हैं और ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार नॉर्थरॉप ग्रूमन नामक जो कंपनी है, इससे 100 ऐसे बॉम्बर खरीदने का प्लान कर रही है। अगर हम राफेल से कंपैरिजन करें तो राफेल 4 और 5th जनरेशन के बीच का है, ये 6ठे जनरेशन का है। स्पीड इसकी 3600 किलोमीटर घंटा है, राफेल की लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकता है, राफेल 3700 किलोमीटर तक ही मार कर सकता है। ये इसके बीच का कंपैरिजन है। लेकिन अगर कीमत की बात की जाए तो इन दोनों की कीमत में बड़ा अंतर है और वो बड़ा अंतर आपके सामने परिलक्षित होता है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि हवा में रडार को कभी भी चकमा देने के अंदर ये सूक्ष्म रखता है, इसलिए इसे दुनिया में सबसे खास माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके जानकारी को तो सभी जगह साझा करें, लेकिन रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़कर भी पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके लिए क्लासेस ली जा रही हैं। जैसे रफ्तार बैच 1 दिसंबर से शुरू हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसकी जो फीस रखी गई है वो 25,000 है 6 मंथ के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेलरेट बैच जो है वो 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो वो जो क्लासेस शुरू हुई हैं वो मिल जाएंगी। 12 दिसंबर से आपके लिए एक डेडिकेटेड सीसेट का बैच शुरू हो रहा है, कीमत है उसकी 8,999 रुपये, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पर मंथ EMI के माध्यम से आप साल भर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।